विक्टिम मरा हुआ मिला एक वीरान जंगल के लॉक रूम में, जिसके सारे के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे और ऐसा कोई भी सुराग हमें नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि मर्डर को बाहर से किया गया हो। इसमें सबसे आसान सा जवाब ये होगा कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ होगा और उसके बाद उसने बंद करके खुदकुशी कर ली होगी। पर ज़रा रुकिए, ये इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एब्डक्शन से हम इसी तरह के राजों से पर्दा हटा सकते हैं और ऐसे मिस्ट्रीज़ को हम सुलझा सकते हैं। और ये सिर्फ मर्डर केसेस को ही सॉल्व करने में काम नहीं आती, बल्कि लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी काम आती है। एब्डक्शन एक ऐसा फॉर्म है रीजनिंग का जिसे अक्सर फिक्शनल कैरेक्टर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स यूज़ करते हुए दिखा दिए जाते हैं। होम्स एब्डक्शन को तब यूज़ करते हैं जब उनका सामना वैराइटीज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन से होता है एक पार्टिकुलर सिचुएशन के, और उन वैराइटीज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन में हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए जो कि उस पार्टिकुलर सिचुएशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। एब्डक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं। कुछ फिलोसोफर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी तरह के पॉसिबल चीज़ों के एविडेंस में यहाँ पर हमेशा हमेशा वैराइटीज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन उससे जुड़े हुए होते हैं। यह एब्डक्शन काम कैसे करता है इसे जानने के लिए अपने एग्जाम्पल की ओर हम दोबारा बढ़ते हैं। उस इंसान की मौत की एक्सप्लेनेशन को ढूंढने के लिए हम कुछ इस तरह के सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, जैसे क्या इसे किसी भूत ने मारा होगा या फिर कोई सुपरनैचुरल चीज़ ने इसे मारा होगा। इसकी कोई भी हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉजिक को और साइंस को हमारे बेस बनाकर हम चल रहे हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए, और साइंस और लॉजिक तो इन पर यकीन ही नहीं करती। तो फिर क्या ये मर्डर हो सकता है? कोई सपोर्टिंग एविडेंस इसका भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस कमरे के दरवाजे एक वीरान इलाके में अंदर से बंद थे और इसी वजह से ये मर्डर होने के चांसेस इसके बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो फिर क्या ये सुसाइड हो सकता है? इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सुसाइड हो सकता है, क्योंकि सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उस रूम के दरवाजे में कोई सीक्रेट लॉक हो, जिससे अगर आप दरवाजे को अंदर से भी बंद कर दें तो उसे बाहर से भी खोला जा सकता है। पर जब तक कि हमें वो सीक्रेट लॉक ना मिल जाए तब तक के लिए ये अब्डक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है ना वीक होगा या फिर प्रोबेबल होगा। दावे से हम नहीं कह सकते कि वहाँ पर ऐसा लॉक होगा ही जब तक कि हमें वो मिल नहीं जाता। चलिए मैं आपको कुछ तरह के थ्योरीज़ के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से पता लगा सकोगे कि असलियत में सच्चाई क्या है। पहला है सिंप्लिसिटी। अगर मुमकिन हो तो सबसे लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ जाएं। ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसमें सबसे कम कैजुअल सीक्वेंसेस हो, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उस पर सबसे ज़्यादा कम क्लेम हो और जो रिलाई करती हो ऐसे चीज़ों पर जो कि कम से कम हमारे एविडेंस के बियॉन्ड हो। और दूसरा है जब भी मुमकिन हो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ जाएं जिसे दुनिया के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी ट्रू मानते हैं। जब भी मुमकिन हो एक ऐसे थ्योरी के साथ जाएं जिसने सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन किया हो पास्ट में, और वो कंफर्म भी हो सकता हो और डिसकंफर्म भी हो सकता हो। और चौथा है कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन स्कोप। ये है अगर मुमकिन हो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ जाओ जो कि एक्सप्लेन करती हो सबसे ज़्यादा और अच्छी तरह से, और बहुत ही कम ऐसे चीज़ों को छोड़ती हो जो कि अनएक्सप्लेन रह जाए। और अगर किसी भी तरह की कोई दूसरी ठोस एविडेंस अगर हमें ना मिले
तो फिर सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएं, जैसे कि उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर गया होगा और बंद करके सुसाइड कर लिया होगा। सिंपल में देयरफॉर सुसाइड का जो कंक्लूजन है वो सबसे सिंपल लगता है। और इससे हमें ये पता चला है एब्डक्शन को यूज़ करके कि विक्टिम ने सुसाइड किया होगा, और ये सुसाइड का एक्सप्लेनेशन जो है सबसे बेस्ट फिट होता है हमारे इस सिचुएशन में। और अगर ऊपर की चीज़ों में से कोई भी एविडेंस अगर हमें मिल जाता है तो फिर वो सुसाइड नहीं मर्डर कहलाएगा। ये साफ जाहिर होता है कि मर्डर को पहले से ही प्लान किया गया था। सिर्फ एक अकेला इंसान जिसे पता था कि डॉक्टर नेहा कहाँ होगी उस रात, वो है उसका कॉलेज मेट जिसका नाम है डॉक्टर पिंटू। तो इससे हमें ये पता चला कि किलर तो ज़रूर से ज़रूर कौन होना चाहिए। इस केस को हम डिटेल में समझेंगे, पर इससे पहले डिडक्शन और इसके रूल को हम समझ लेते हैं। डिडक्शन मूव होती है प्रेमिसेस से कंक्लूजन तक इस तरह से कि अगर प्रेमिसेस ट्रू है तब कंक्लूजन ज़रूर से ज़रूर ट्रू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक आर्ग्यूमेंट को लेते हैं। नेहा गुवाहाटी के एक सीक्रेट लोकेशन में रहती है। वो सारे लोग जो गुवाहाटी के उस सीक्रेट लोकेशन में रहते हैं वो सभी अनहैप्पी रहते हैं। देयरफॉर नेहा भी अनहैप्पी लड़की है। हमारे डिडक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक ये आर्ग्यूमेंट एकदम बिल्कुल वैलिड है, पर इसमें और भी अलग अलग बिलीव हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप मानते हो कि नेहा तो अनहैप्पी नहीं है सिंपल से रीज़न की वजह से, जैसे हो सकता है कि वो नेहा कई सालों पहले ही मर चुकी हो, या फिर आपको पता है कि नेहा गुवाहाटी में नहीं वो तो दिल्ली में रहती है। तो फिर ये सारे कंक्लूजन के बारे में बातें ट्रू होने के बावजूद भी आपको टेंशन में डाल सकती हैं। अगर ऐसा है तो वो इसीलिए है क्योंकि आप डिडक्शन के रूल के बारे में भूल रहे होंगे। वो है कंक्लूजन ज़रूर ट्रू होगा अगर प्रेमिसेस ट्रू है। ये जो बड़ा सा अगर है, इफ़, यही सारे गेम को बदल देती है। हमारे एग्जाम्पल में कंक्लूजन जो है हम कॉन्फिडेंटली बिलीव करते हैं कि वो ट्रू नहीं है क्योंकि एक या फिर दोनों ही प्रेमिसेस इस केस में ट्रू नहीं है। जो आर्ग्यूमेंट वैलिड होते हैं और उनके प्रेमिसेस भी ट्रू होते हैं उन्हें कहा जाता है साउंड आर्ग्यूमेंट। पर इस केस में सिर्फ हमारे आर्ग्यूमेंट ही वैलिड है पर हमारे प्रेमिसेस जो है ना वो ट्रू नहीं है। इसी वजह से हमारी कंक्लूजन इनवैलिड है। चलिए अब अपने हम डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ दोबारा आते हैं। हम उसके इंटेंशन को जानकर कोई भी ये बता सकता है कि किलर जो था वो डॉक्टर पिंटू ही ज़रूर होगा। पर क्या ये कंक्लूजन सक्सेसफुल डिटेक्टिव आर्ग्यूमेंट है? यहाँ पर फैक्ट ये है कि हम कभी भी आंसर नहीं कर सकेंगे इस क्वेश्चन को जब तक कि हम एग्जैक्ट मीनिंग न जान लें प्रेमिसेस के। पहले ये कहने का क्या मतलब हो सकता है कि मर्डर पहले से ही प्लान किया गया था? इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मर्डरर ने मर्डर को आखिरी डिटेल तक प्लान किया हो, जैसे कि मर्डरर को पता होगा कि नेहा कहाँ रहने वाली है, कहाँ जाएगी और किस किस से मिलने वाली है, उसे उस सब का डिटेल पहले से ही मालूम होगा। तो फिर जिस रात वो अपने कॉलेज मेट पिंटू से मिली होगी उसी दिन किलर ने अपने प्लान को अंजाम दिया होगा कि पिंटू को किलर साबित किया जा सके और वो बच जाए। या फिर हो सकता है कि इस प्लान को वक्त से पहले ही एडवांस में इम्प्लीमेंट किया जा चुका हो। तो फिर इसका मतलब ये है पिंटू किलर नहीं है।
तो इसका मतलब किलर को नहीं पता था कि नेहा कहाँ होगी उस रात। तो इससे हमें ये पता चला पिंटू तो किलर बिल्कुल नहीं है। तो अगर सेकंड वाला केस है तब ये पॉसिबल है कि मर्डरर को नहीं पता था कि उस रात डॉक्टर नेहा कहाँ पर होगी। तो फिर केस कुछ ऐसा होगा, पहला कि दोनों प्रेमिसेस ही ट्रू हैं। मर्डर जो है वो पहले से ही प्लान किया गया था और डॉक्टर पिंटू एक अकेला इंसान था जो कि जानता था कि डॉक्टर नेहा कहाँ है उस रात। पर इसका कंक्लूजन जो है वो इनवैलिड है। डॉक्टर पिंटू मर्डरर नहीं है। इसे हमने डिटेल्ड एनालिसिस से और इंटरप्रिटेशन से पता लगाया, सिर्फ सुपरफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। देयरफॉर डिटेक्टिव ने एक अच्छा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट नहीं किया। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है जो भी चीज़ें डिडक्शन के प्रोसेस में बड़ी ही सिंपल नज़र आती हैं वो उतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं होती, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होती हैं। इसीलिए डिडक्शन में हमें बड़ी ही केयरफुली काम करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल को लेते हैं हम। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, अगर बारिश हो रही हो तब बिल्ली मियाओ करती है, जैसे सारी बिल्लियाँ मियाओ करती हैं बारिश में, तो बारिश हो रही है, देयरफॉर कैट मियाओ करेगी। इस तरह के सारे आर्ग्यूमेंट्स को फिलोसोफर जो है ना वैलिड कहते हैं, क्योंकि उनकी कंक्लूजन फॉलो होती है प्रेमिसेस से। फिर भी फैक्ट ये है कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है, इसका ये मतलब नहीं है कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कैट है तब ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, ये एक कैट है देयरफॉर ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है क्योंकि ये वैलिड फॉर्म को फॉलो करती है। पर बहुत लोग ये एग्री करेंगे कि इसकी कंक्लूजन तो फॉल्स है, और डीपली अगर इसे आप देखें तो आपको इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर इसे आप एक्चुअल रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर ये कैट है तब ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, क्योंकि हमारे इस दुनिया में तो कैट कभी भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की नहीं होती। और इसके दूसरी तरफ से अगर हम देखें तब क्योंकि प्रेमिसेस ट्रू नहीं है, हालांकि आर्ग्यूमेंट तो वैलिड है ना, पर कंक्लूजन ट्रू नहीं है। दूसरे दुनियाओं को आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर कैट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की होती है, और यही वजह है ये स्टेटमेंट कि कैट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की नहीं होती। इसे कहा जाता है कंटिंजेंटली ट्रू, मतलब सही मायनों में ट्रू नहीं, प्रोबेबली ट्रू, मतलब ट्रू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके बजाय लॉजिकली ट्रू है, और ये लॉजिकली ट्रू होने की वजह से ये डिमांड करती है कि ये सारे पॉसिबल दुनियाओं में भी ट्रू होगी। फिर भी जो आर्ग्यूमेंट वैलिड होते हैं और उनके प्रेमिसेस भी ट्रू होते हैं उसे कहते हैं साउंड आर्ग्यूमेंट्स। वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैट जो आर्ग्यूमेंट थी वो वैलिड तो थी पर साउंड नहीं थी, और इसे पहले भी हमने समझा हुआ है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को कहा जाता है कि ये किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती हैं। इसके ज़रिए से जिन कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं ये सिर्फ उतनी ही अच्छी होती है जितनी डाटा हम इसमें फीड करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस साइंस और इन्वेस्टिगेशन में तो बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, पर ये खुद से ही इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं बता सकती। ये सिर्फ इतना कह सकती है कि अगर ऐसा है तो वैसा होगा। कार्ल पॉपर नेम के एक फिलोसोफर कहते हैं कि एक फॉल्सिफाइबल थ्योरी वैसी थ्योरी नहीं है जो कि फॉल्स हो, पर ऐसी थ्योरी जो फॉल्स माना जा सकता है जिसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से,
एग्जाम्पल के तौर पर थ्योरीज जो कि अनस्टेटेबल होते हैं, जैसे कि हमारे साथ एक इनविजिबल स्पिरिट होता है जो कि हमें गाइड करता है, या फिर गॉड ने यूनिवर्स को बनाया। ये नेचुरल साइंसेस के पार्ट नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी काम के नहीं है। सिर्फ ये उस तरह के थ्योरीज नहीं हैं जिनसे साइंस डील करती है। जैसे कुरान में आता है कि लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये रूह क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी, आप कह दीजिए कि रूह अल्लाह का एक अमर है, कमांड है, और तुम्हें नॉलेज बहुत ही ज़्यादा थोड़ा दिया गया है। इसीलिए तुम गॉड को नहीं समझ सकते और ना ही तुम रूह को समझ सकते हो पूरी तरह से, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड में है। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर जॉन लोक उनका नाम है, एक बात कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो नॉलेज है वो उसके एक्सपीरियंस से आगे कभी भी नहीं जा सकती। तो इससे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है, जैसे हमें बॉडी की ओरिजिन की एक्सपीरियंस है, एक स्पर्म से माँ के पेट में, फिर उसकी शक्ल बनते हुए और उसकी पूरी बनावट को हम देख सकते हैं कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट के ज़रिए से, पर हमने रूह सोल के ओरिजिन को नहीं देखा और हमारा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसकी बनावट की। और इसकी बनावट हुई कैसे, इसी वजह से हम रूह को नहीं समझ सकते। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब अपने फॉल्सिफाइबिलिटी के आइडिया की तरफ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अनजस्टिफाइड हैं उन थ्योरीज से जिन्हें फॉल्स नहीं किया जा सकता, पर बहुत ही अच्छी थ्योरीज में भी पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि एक नई रिज़ल्ट पुराने रिज़ल्ट को फॉल्स करार दे सकती है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। जैसे किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ जब किसी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट करने की बारी आती है, पहला क्वेश्चन ये पूछना है अपने आप को कि क्या ये कंक्लूजन प्रेमिस को फॉलो करती भी है या नहीं। इसे आंसर किया जा सकता है एक काउंटर एग्जाम्पल को इमेजिन करके। एक पॉसिबल सिचुएशन में जहाँ पर प्रेमिसेस सारे ट्रू हैं पर कंक्लूजन फॉल्स है, आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा सिर्फ अगर यहाँ पर कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि ये प्रेमिसेस खुद ही ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। जैसे कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जिनका कंक्लूजन निकलता है लॉजिकली उसके प्रेमिसेस से, इसके ऑपोजिट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड होते हैं एजम्पशंस पे। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के प्रोसेस में कुछ इस तरह से एज्यूम किया जाता है कि कोई भी चीज़ उसी तरह से होगी जैसे कि वो पास्ट में हुई थी। कुछ ऐसे एजम्पशंस जैसे कि एक चीज़ हमेशा दूसरे को कॉज करता है, जैसे कि पिछले बार मुझे बुखार हुआ था तब मैंने पैरासीटामोल खाया था और मेरा बुखार ठीक हो गया था। देयरफॉर जब भी फ्यूचर में मुझे बुखार होगा मैं पैरासीटामोल खाऊंगा और मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। इंडक्शन अटेम्प्ट करती है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए पास्ट के एक्सपीरियंस में बेस्ड होकर, पर इसकी कंक्लूजन जो है ना वो कभी भी सर्टेन नहीं होती बल्कि प्रोबेबल होती है, क्योंकि हो सकता है कि पिछले बार मुझे नॉर्मल फीवर हो था और अभी मुझे मलेरिया फीवर हो और ना जान के मैं इंडक्शन को यूज़ करके बेकार में परेशानी मोल ले लूँ।
हालांकि सारे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इनवैलिड होते हैं, पर अभी भी हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को एवलुएट करके पता लगा सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग या फिर वीक है ये। जितनी ज़्यादा ये इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कंक्लूजन प्रेमिसेस से फॉलो करके निकला है। और एक बात ध्यान में रखें कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स के बेसिस पर ही सिर्फ एवलुएट नहीं किया जा सकता। इसे एवलुएट करने के लिए हमें बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है इस सब्जेक्ट मैटर का। एग्जाम्पल के तौर पर इस रोड में ट्रैफिक ख़राब होता है जब कभी भी मैं इस सड़क से ड्राइव करता हूँ। इस आर्ग्यूमेंट को एवलुएट करने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि कितनी बार हमने इस रोड से ड्राइव किया है और क्या किसी टेम्परेरी कंडीशन ने तो नहीं ट्रैफिक को ख़राब कर दिया था। हो सकता है कोई ट्रक सड़क के बीच पर आकर ख़राब हो गया हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो भी सकता है, या फिर और कोई भी घटना हो सकती है जो टेम्परेरी होती है। और ऐसे टेम्परेरी घटनाएं आपके फ्यूचर वाले केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपके साथ ऐसा हुआ तो वो फ्यूचर में भी होगा, और इस बेस्ड पर आप कोई क्लेम नहीं बना सकते, क्योंकि बड़ी ही कम चांसेस है कि ऐसे घटनाएं रोज़ रोज़ हों। अगर हमारे पास इस तरह के इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं तो फिर ईज़िली हम ये एसेस कर सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक एग्जांपल को हम लेते हैं वीक आर्ग्यूमेंट के। इस साल जनवरी के 30वें तारीख को बारिश हो रही थी, देयरफॉर अगले 30वें तारीख को भी अगले साल की बारिश होगी। तो ये कंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है। चलिए अब एक मॉडरेट से एग्जांपल की तरफ आते हैं। नेहा ने प्रेडिक्ट किया कि कल मौसम अच्छा होगा, इसी वजह से कल मौसम अच्छा होगा। इस आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ जो है ना वो डिपेंड होगी नेहा की फोरकास्ट रिपोर्ट कितनी रिलायबल है, जो कि रिलायबल हो भी सकता है। इसकी कंक्लूजन जो है ना पॉसिबल है। चलिए अब एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के एग्जांपल को लेते हैं हम। नेहा की फोरकास्ट हमेशा से ही रिलायबल होती है, तो फिर उसकी प्रेजेंट फोरकास्ट रिपोर्ट भी रिलायबल ही होगी। चलिए अब हम आर्ग्यूमेंट्स के अलग अलग टाइप को समझ लेते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। इंडक्टिव जनरलाइजेशन। जब भी मैं नेहा को कॉल करता हूँ, द पर्सन इज़ करेंटली बिजी दिखा रहा होता है, इस वजह से वो हमेशा बिजी ही रहती होगी कॉल पे। अगर ऐसा कुछ हो तो आपको अपने आप से ये पूछना है कितनी बार मैंने उसे कॉल किया और क्या उसे मेरे नंबर को ब्लॉक तो नहीं कर रखा है। कैजुअल जनरलाइजेशन। जब भी मैं नेहा को कॉल करता हूँ मैं नर्वस फील करने लगता हूँ, इसी वजह से नेहा को कॉल करना मुझे नर्वस कर देता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको ये पूछना चाहिए, क्या ये सच में हमेशा मुझे नर्वस कर देती है? क्या कुछ और भी हो सकता है कि मुझे कोई और चीज़ नर्वस कर रही हो? और एक चलिए आर्ग्यूमेंट को लेते हैं जो आर्ग्यूमेंट अथॉरिटी की तरफ से हो। नेहा ने कहा फिलॉसफी किसी काम की नहीं है, देयरफॉर फिलॉसफी बेकार है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्या नेहा फिलॉसफी में एक्सपर्ट है या वैसे ही फेंक रही है? चलिए अब एक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट को लेते हैं। फिलॉसफी मैथ की तरह है, मैथ इजी है, देयरफॉर फिलॉसफी भी इजी है। यहाँ पर आपको ये पूछना चाहिए कि यहाँ पर कोई और वजह है कि जिससे हमें पता लग सके कि फ़िलॉसफी मैथ की तरह नहीं है, और क्या हर तरह के मैथ जो है ना वो इजी होते हैं। आज हमने इंडक्शन, डिडक्शन और एबडक्शन को थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरह से हमने समझ लिया। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपनी मेन फिलॉसफिकल इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ें।
तो अपनी अगली वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं मेटाफिज़िक्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।